हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र राठौर। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं 10वीं कक्षा की दूसरी कहानी बुढ़ी का की। उसके छठे भाग में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी नोट्स, पेन और किताब लेकर हमारे सामने रहिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बुद्धिराम के घर में उसके बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। सब रूपा और बुद्धिराम अपने अपने काम में व्यस्त थे। मेहमान मंडली बैठ गई है। घर में औरतें गाना गा रही, बच्चे आश्चर्य से देखते हैं। खाना पक रहा है। उसकी सुवास कोठरी में बैठी हुई बूढ़ी काकी को उत्तेजित कर रही है। अपनी उत्तेजना को वह न संभाल पाती है, इसलिए पहली बार वह रेंगती हुई अकड़ू हाथों के बल बैठते बैठते घसीटती हुई वहाँ सामने आती है ताकि उसको भोजन मिल पाए। लेकिन रूपा अपनी सारी जो चीड़ है, मतलब जो सारा गुस्सा है, वो बूढ़ी काकी पर उतारती है। अब दूसरी बार मेहमान मंडली के भोजन कर लेने के बाद बूढ़ी काकी फिर सोचती है कि शायद काम की व्यस्तता में लोग मुझे खाना देना भूल गए होंगे, तो लाओ मैं ही सामने जाकर बैठ। तो फिर उसी रूप में रेंगती हुई अकड़ू बैठी हुई हाथों के बल घसीटती हुई वह पंखतों के बीच में आकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ आकर देखती है कि हाय रे दुर्भाग्य, अभी तो लोग खा रहे, कोई तिरछी नज़रों से देख रहा है, कोई उंगली चाट रहा है। ऐसे में उसकी ये उत्तेजना, खाने की उत्तेजना या जल्दबाजी, वो उससे उस पर भारी पड़ती है। बूढ़ी काकी का भतीजा बुद्धिराम, अब हम कहानी को इस छठे भाग में आगे देखते हैं कि पंडित बुद्धिराम इस कदर मेहमानों की पंगतों के बीच काकी को देखता है तो बड़ा क्रोधित होता है और वह क्रोध से तिल मिलाना मतलब अत्यंत व्याकुल होना। ये लिख दीजिए आप लोग। तो वह क्रोध में तिल मिलाता है और क्या करता है, लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दी। क्योंकि उसे रहा नहीं गया और उसकी सज़ा, उसकी भोजन की व्याकुलता की सज़ा उसे बुद्धिराम देता है। घसीट कर उसी कोठरी में ले जाता है जहाँ उसको रखा गया है और वह धम से पटक देता है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव शब्द है उसे नाई कर देना। नाई मतलब जो हम पारेख कहते हैं, शर्मा कहते हैं, बारंद कहते हैं, इन सब भोजन कर चुके थे। परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। क्योंकि पहली बार रूपा ने उसे भली बुरी कहा था कि आग लगे ऐसे पेट में, आग है या बाहर, उनसे जरा भी रहा नहीं जाता। दूसरी बार बुद्धिराम ने उसे पटक दिया था। तो 2 बार बूढ़ी काकी ने गलतियाँ की थी, जल्दबाजी की थी खाने के लिए। वैसे लेखक ने प्रारंभ में ही हमें कहा कि बच्चों जैसी उत्तेजना बूढ़ों में होती है। तो ये जो साइकोलॉजी है वो रूपा और बुद्धिराम समझते नहीं, लेकिन उन्होंने गलती की तो उनकी उस निर्लज्जता पर संदेह है, निर्लज्जता
यहाँ नी ये वाला विसर्ग में चला जाएगा, ये रकार जो वो विसर्ग में चला जाएगा, या आगे र में कन्वर्ट होगा और नी प्लस लज्जता, इसका मतलब होता है वेशन। गुड़िका की को जरा भी ख्याल नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है, इतनी उतावली क्यों होती है, दोनों ये सोचते हैं। तो उनकी उस निर्लज्जता पर क्या किया, दंड देने का उन्होंने निश्चय किया कि आज तो भूखी ही पड़ी रहने दो, आज उसे खाना वाना नहीं देना। उनके बुढ़ापे पर, उनकी निंदा पर किसी को करुणा न आए। देखिए, बूढ़ी है, बेसहारा है, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, तो ये दीनता, दीनता मतलब दीन शब्द है, जिसका मतलब है गरीब, और उसके पीछे ता प्रत्यय लगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई दीन का, दीनता, ता प्रत्यय है। आप इन चीज़ों को भी नोट कर दे जाना, तो उस पर किसी को करुणा न आए। करुणा का मतलब होता है दया। और दया भाव न दिखा करके उनको सजा देने के लिए ये लोग तैयार हो गए। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रहे, तो लाडली का ही गुड़िका की से अनुराग भरा व्यवहार था, वही उसे स्नेह करती थी। चाहे दोनों का स्वार्थ कुछ भी था, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्नेह करते थे। इसलिए लाडली गुड़िका की को भोजन नहीं दिया जाता, इसलिए वह परेशान थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, वह झुंझला रही थी। झुंझलाना ये भी व्याकुलता का ही पर्याय है। व्याकुल हो रही थी, गुस्से से उसके भीतर, उसके मन में गुस्सा था, क्यों ये लोग काकी को खाना नहीं दे रहे। तो वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते, इतना कुछ बचा है, इतना भंडार में खाना भरा हुआ है, तो क्यों बहुत सारी पुड़िया ले जा करके नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा गए हैं, या सबकी सब खा जाएंगे। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर घर का बुजुर्ग है, मेहमानों से पहले खा भी ले तो उसमें क्या गलती है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से नहीं जा पाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी, उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना वह चाहती थी। देखिए, बूढ़े और बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल समान। इसलिए लाडली जिस तरह से व्याकुल हो रही थी, वह बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए व्याकुल, बूढ़ी काकी खाने के लिए व्याकुल। तो लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया नहीं खाई थी, बिल्कुल बचा कर रखी थी काकी के लिए, और वह चाहती कि कब मैं उन्हें जाकर ये पुड़िया दूँ। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर होना ये भी व्याकुल था कि कब मैं जाऊँ, कब माँ से बचकर बूढ़ी काकी के पास चली जाऊँ। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। और ये कल्पना उसके मानस पट पर एक काल्पनिक चित्र पैदा होता है कि मैं जब जाकर के अपने हिस्से की पुड़िया बूढ़ी काकी को दूंगी तो वह क्या करेगी, उठ बैठेगी, अत्यंत प्रसन्न होगी, मुझे अपनी गोद में बिठाएगी और बहुत सारा प्यार करेगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मैं कब जाकर के बूढ़ी काकी को ये पुड़िया खिलाऊँ। अब रूपा पूरे दिन भर काम करती रही है, इसलिए थक कर सो गई है। लाडली सो नहीं पाती। देखिए, ये एक जिद होती है बच्चों और बूढ़ों में कि जो उसके मन में
जो इच्छाएं पैदा होती है, जो काम उन्हें करना है वो वे करके रहते हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि उसकी माँ रूपा सो गई तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था, देखिए यह बूढ़ी काकी की स्थिति कुछ दूसरी है। बुद्धिराम ने उसे घसीट कर ले जाकर के कोठरी में पटक दिया था, इसलिए उनकी स्थिति कुछ और थी। केवल उसे इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जा रहा है। मुझे घसीट कर उड़ाकर ले जा रहा है और उनके पैर बार बार पहाड़ों पर टकरा रहे हैं और दूर ले जा करके किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटक दिया और वह मूर्छित हो गया। जैसे बुद्धिराम ने उन्हें घसीट कर ले जा करके पटका था और वह पड़ी रही थी, तो एक काल्पनिक चित्र उनके मन में ये उभरा था कि मानो कोई मुझे उड़ा कर ले जा रहा है। उनके पैर बार बार पहाड़ों से टकरा रहे हैं और दूर ऊंचाई पर ले जा करके किसी ने उन्हें छोड़ दिया और वह वहाँ चोट खा करके मूर्छित हो गए। ये एक वैचारिक चित्र उनके मन में उभर रहा। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती और बुद्धिराम ने पटका था तो मानो वह एक ऐसा दुख जो कहा नहीं जाता, जिसका वर्णन नहीं होता, क्योंकि अपने ही जब तिरस्कार करे, अपने ही जब उन्हें चोट पहुँचाए तो मन बड़ा भारी हो जाता है और वह कुछ सोच विचार न कर सके। बहर मारी जो अपने गुजराती में गई थी, बहर मारी जो, तो ऐसी स्थिति में उसका मन चला गया था, मानो वह मूर्छित हो गई। और जब वह सचेत हुई, मूर्छित का विरुद्ध अर्थ सचेत, तो चेतना में जब आई तब उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर कहीं किसी कोई आहट मतलब जरा सी भी आवाज़ नहीं। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी करके सो गए हैं। यह विचार कर कि निराशा में संतोष के साथ लेट गए। अत्यंत निराश हो जाती है और जब कोई चारा नहीं रह जाता, कोई उपाय नहीं रह जाता, तब अत्यंत निराशा के साथ उसी निराशा को संतोष मान करके सोने का प्रयत्न वो करती है, सोने लेट जाती है। ग्लानि से गला भरभर आता था, वह रोना चाहती थी। अत्यंत ग्लानि मतलब वेदना, दुख। उसका गला भरा मतलब अत्यंत व्यथित होकर अंदर का दुख जो है वो बाहर निकालने का वह प्रयत्न करना चाहती है, लेकिन फिर भी घर में शुभ प्रसंग है, मेहमान हैं, इसलिए वह रो भी नहीं पाती। मेहमानों के डर से वह नहीं रो पाती। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। और इन अंधकार भरे विचारों के बीच जैसे एक उजाला निकल आता है, ठीक उसी प्रकार लाडली की आवाज़ काकी के कान में जाती है कि उठो, मैं आपके लिए पुड़िया ले आई। काकी ने लाडली की बोली तुरंत पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, अभी कहाँ पुड़िया लेकर आई, टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी? तो लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से का। काकी पुड़ियों पर टूट पड़े मतलब भूख
सवेरे से उसे बेचैन कर रही थी और उसमें भी आज नई चीज़ें घर में बनी थी। और जिस प्रकार हमारी मनभावन चीज़ें हमारे सामने आती है और हम बिना अपने आप को रोके उस पर टूट पड़ते हैं। टूट पड़ना मतलब हमला करना। तो काकी यहाँ खाने पर टूट पड़ती है। 5 मिनट में पिटाई खाली हो गई और 5 मिनट में सब कुछ सारी पूड़ियाँ खा ली। लाली ने पूछा काकी पेट भर गया? तो इतनी पूड़ियाँ खाने पर जिसको जोरों की भूख है वह तरह तरह की विचार कर रही थी कि मैं इस प्रकार खाऊंगी, पूड़ियाँ सब्जी के साथ खाऊंगी, दही के साथ खाऊंगी, कचौड़ियाँ दही के साथ कितनी अच्छी लगेगी। तो ये सारे विचार उसके मन में हैं। अब ये थोड़ी सी पूड़ियाँ मेरी कैसे पेट भरेगा? तो उस पेट भरने के सवाल पर लेखक कह रहे थे जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और उनकी इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। तुलना करते लेखक कि थोड़ी बारिश पड़ती है तो वह ठंडक पैदा नहीं करती, उसमें से एक बाष्प निकलती है, मतलब गर्मी पैदा થાય છે। આપણે બફારો કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં। तो गर्मी को बढ़ाती है, उसी तरह थोड़ी सी पूड़ियों ने भूख की मतलब क्षुधा की उत्तेजना को और बढ़ाया और उत्तेजित कर दिया कि भाई ये थोड़ी सी पूड़ी इतनी स्वादिष्ट है तो मुझे और भी खानी चाहिए, या और भी भूख उसे बार बार उसकी आंतें बार बार उसको आँच देती है कि कब जा कर के मैं और ज़्यादा खाना खाऊँ। तो काकी कहती है लाली के प्रश्न पर, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ, अभी पेट भरा नहीं, जाओ और तुम्हारी माँ से और मांगो। लाली ने कहा अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। पिटारी मतलब जो लाली जिसमें पूड़ियाँ भर करके डिब्बा भर करके ले गई थी उसको फिर टटोला कि कुछ बचा कुचा है अंदर। तो उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन मतलब अनाज ना टुकड़ा, कौन मतलब पूरी के टुकड़े, खुरचन। अनाज के बचे हुए कौन टुकड़े, उन्हें निकाल कर खाए। उन टुकड़ों को अपने हाथ में निकालती थी और फिर खाती थी और बार बार वो चाटती थी, चटकारे भरती थी। तो इस स्वादिष्ट पूड़ियाँ मिलने पर उसे और खाने की उसे इच्छाएं तीव्र कर दी। तो इस पार्ट में इतना कहानी का अगला भाग हूँ और ये कहानी जो बाकी रह गई वो अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।